नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज की ओर से। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली धन, वैभव और समृद्धि का पर्व है। इस मौके पर हर कोई छोटा या बड़ा, महंगा या सस्ता निवेश जरूर करना चाहता है। इस मौके पर मुहूर्त ट्रेडिंग का भी खास महत्व है। इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार यानी 21 अक्टूबर को है। बड़ा सवाल, कहां करें निवेश, कैसे करें निवेश कि प्रॉफिट श्योर हो जाए। सॉलिड गोल्ड में निवेश करें या ईटीएफ बेहतर है। शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो कौन सा सेफ इन्वेस्टमेंट है जहां पैसा लगाया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां बूम देखने को मिलेगा और वहां इन्वेस्टमेंट करके फायदा उठाया जा सकता है। अगले घंटे लगातार दिवाली के मौके पर हम आपको तमाम उन सेक्टर्स के बारे में बताएंगे, कहां आप निवेश कर सकते हैं। सॉलिड गोल्ड खरीदना बेहतर है या ईटीएफ के लिए आप निवेश करें। शेयर मार्केट में अगर जानकारी आपके पास नहीं है तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें। मुहूर्त ट्रेडिंग का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है, ये क्यों की जाती है, इन्वेस्टर्स इससे मुनाफा कैसे कमाते हैं। ये तमाम चीजें जो हैं आपको हम आज पूरे 1 घंटे के दौरान दिवाली की इस खास पेशकश में आपको बताने और समझाने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट में हैं जो बिल्कुल रिस्क फ्री हैं, यानी अगर आप एफडी करते हैं, अगर आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको आज पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। मूड ट्रेडिंग क्या है वो समझ लीजिए। मूड ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को है। मूड ट्रेडिंग का एक खास समय होता है और दिवाली से के दौरान, दिवाली से कुछ दिन पहले या दिवाली के वक्त ये किया जाता है। दोपहर 1:45 से 2:45 तक इसका जो प्री ओपन सेशन है वो चलने वाला है। हम आपको बताएंगे प्री ओपन सेशन क्या होता है, मूड ट्रेडिंग क्या है। सेशन दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा और क्लोजिंग करीब 3:05 को होगी, यानी 21 अक्टूबर को जो मूड ट्रेडिंग का सेशन है उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। मूड ट्रेडिंग क्या है वो समझ लीजिए। पहले सेशन शाम को हुआ करता था, लेकिन इसका जो वक्त है वो बदल कर अब दोपहर में कर दिया गया है। जी हाँ, पहले सेशन हुआ करता था शाम के वक्त जब मार्केट खत्म होने का वक्त होता है। इस बार इसमें बदलाव किया गया है। बदलाव की वजह क्या है वो भी आपको हम अपने शो के दौरान बताने वाले हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग का चलन कैसे शुरू हुआ, ये क्यों होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दिवाली के दिन शेयर बाजार में केवल 1 घंटे का खास सेशन होता है, सत्र होता है, जहां पर आप चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस पूरे सेशन को मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है और जो ये खास सत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। बड़े बड़े जो कारोबारी है, जो बिजनेसमैन है, मुहूर्त ट्रेडिंग में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये बहुत शुभ माना जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा मुनाफा होता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है जो आपको बताएगा कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहां करें, क्यों करें। डीके शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। ही इज़ अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीके शर्मा जी आपको बताएंगे। इसके अलावा विजय सरदाना भी मेरे साथ जुड़ेंगे, वो मार्केट एक्सपर्ट हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। संजय गुप्ता जी मेरे साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष हैं आदर्श व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय सरदाना सर भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी राणा साहब मेरे साथ हैं, इज इकोनॉमिस्ट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व है, मैं चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में समृद्धि और सुख रहे। सबसे पहला सवाल मैं विजय सरदाना सर से कहूंगा। सर, एक तो मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर बहुत हुआ है, मार्केट एक्सपर्ट्स हर साल इस पर बात करते हैं, ट्रेडिंग को लेकर बातें होती हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करिए, ये अच्छा मौका है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं दोज हु इन्वेस्ट इन मुहूर्त ट्रेडिंग। तो सबसे पहले सर दर्शकों को मैं चाहता हूं आप समझाएं कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है। सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को जी धनतेरस की बधाई, मुबारक जी और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग हमारी संस्कृति में कोई भी शुभ काम होता है तो उसके लिए शुभ दिन की हमेशा या तो प्लानिंग रहती है या इंतजार रहता है। जी हिंदुस्तान की और भारत की संस्कृति के अंदर दिवाली एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। जी जैसे आज धनतेरस के अंदर भी लोग जाके शॉपिंग करते हैं, इसी तरह से दिवाली के टाइम पे भी ये कहा जाता है कि जो आप शुभ दिन अच्छा काम करेंगे उसका साल भर आपको लाभ मिलेगा। तो मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब ये है, और हमारे कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारे व्यापारी वर्ग में कहा जाता है कि नया साल हम लोग दिवाली से शुरू करते हैं। तो जब भी आप कोई नया साल शुरू कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में आप नया साल शुरू कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दिवाली को ही एक, जिसको कहते हैं ना बोनी करना या शुभ ट्रेडिंग करना, ये शुभ जो एलिमेंट है ये उसके लिए मुहूर्त ट्रेडिंग है।
तो इसीलिए दिवाली में छुट्टी होती है, बाजार बंद होते हैं, लेकिन इस परंपरा को, इस आस्था को बनाए रखने के लिए 1 घंटे का जो स्लॉट दिया जाता है, जी। उसको हम मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। और उसका बेसिक पर्पस ये है कि चाहे आप छोटा सा ट्रेड करें, बड़ा करें, जो भी करें, अगर आप वहां ट्रेड करते हैं तो ये एक शुभ संकेत है और साल भर आपको मुनाफा रहेगा। आप इस उम्मीद से इस व्यापार को करते हैं। इन ब्रीफ हम इसी को कह सकते हैं। अदरवाइज दिवाली के दिन एक्सचेंजेस बंद होते हैं। विजय सर, लेकिन एक खास लोग बहुत इस टाइमिंग को बहुत वैल्यू करते हैं। लोग कहते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनको मैं जानता हूं, वो मुहूर्त ट्रेडिंग में एक नाम के लिए ही सही, बट वो इन्वेस्टमेंट करते जरूर हैं। तो अगर कोई मुहूर्त ट्रेडिंग के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना चाहे, क्या सेक्टर्स हो सकते हैं, किन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए बतौर एक्सपर्ट? देखिए, ये एक हिसाब से अगर मैं ये कहूं कि साहब प्रसाद कितना मिलना चाहिए, कौन सा मिलना चाहिए, प्रसाद कितना खाना चाहिए, अब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं। राइट सर। सवाल इस बात का है कि एक मुहूर्त है, आप एक शेयर भी ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप 1100 का भी ले सकते हैं, आप 2100 का भी ले सकते हैं, आप 1 करोड़ के भी ले सकते हैं। ये अपनी श्रद्धा पे है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मैंने कहा या प्रसाद आप कितना देंगे, 2 बूंदी का भी प्रसाद होता है और मिठाई का डब्बा भी प्रसाद होता है। तो ये सब आपके अपने श्रद्धा पे है, आपकी अपनी क्षमता पे है। कॉपी करने की कोशिश ना करें। और कौन से शेयर खरीदें, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी वही है, स्टॉक शेयर्स वही हैं। एक दिन में या एक मुहूर्त ट्रेडिंग में कोई बाजार या भारत की आर्थिक स्थिति में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो जहां आपको कंफर्टेबल लगे, जहां आपको लगे कि ये चीज सही है, वो आप जितनी श्रद्धा से, जो आपके पास कैपिटल, आप ले सकते हैं। ये एक प्रसाद के रूप में है। साल भर आप मेहनत करते हैं, अगले साल की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे मन से छोटा बड़ा जो आपकी श्रद्धा हो आप करें। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। इसीलिए इसको मुहूर्त ट्रेडिंग किया जाता है। अगर पूरा ही दिन ट्रेडिंग करना होता तो ये पूरे 9:30 से या 9 से आपको 3 बजे तक ट्रेडिंग दिखती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि जब आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद देते हैं, उस समय आप ये चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हो, कौन सी वेराइटी हो, क्या मिले क्या नहीं मिले। तो मेरा सिर्फ निवेदन यही है कि आपको जो चीज अच्छी लगे, जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप उसको करें। ठीक है, मैं अश्विनी राणा साहब के पास जा रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी सर, एक बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो थोड़ा उनके मन में डर भी रहता है कि बहुत सारे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागना चाहते हैं। उनको लगता है भाई मैं अपना पैसा लगा दूं, मेरा पैसा लगातार वो काम करता रहे, मैं सुकून की चैन नींद सोता रहूं, मुझे बार बार देखना हो ना पड़े कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बतौर इकोनॉमिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए, जो हमारे दर्शक हैं या जो कस्टमर्स हैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए? सर आप म्यूट है सर, अनम्यूट करिए। हेलो जी, आवाज आ रही है सर, बताएं। आवाज आ रही है? हाँ, तो ये हमारी श्रद्धा के ऊपर है कि भाई मेरे पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से मैं करूंगा। मेरे पास पैसा अगर है ही नहीं तो मैं जबरदस्ती तो इन्वेस्ट नहीं करूंगा कहीं पर भी। अगर मेरे पास पैसा है तो मेरे को जहां अच्छा लगता है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म करना है, मेरी जरूरत क्या है कि मुझे सिर्फ उससे कमाना है या एक लॉन्ग टर्म मुझे डाल के रखना है। तो आजकल गोल्ड तो चल ही रहा है, बैंक में भी, बैंक की एफडी, वो सबसे सिक्योर्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक है। बैंक में आप पैसा डालते हैं तो आपको पता है कि आपका पैसा सुरक्षित है। उसमें ठीक है, रिटर्न आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन वो सुरक्षित है। लेकिन उसके साथ साथ अब त्योहार है तो त्योहार पर निश्चित रूप से आप गोल्ड में भी थोड़ा सा जो है खरीदना चाहेंगे, शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये नहीं कि भाई हाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और लोगों को देखकर मैं करूं, तो मुझे लगता है कि उससे जो है हमें बचना चाहिए। जी सर।
जी सर। और सर अगर कुछ सेफ मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की बात करें, एसआईपीज के लिए लोग जाते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए लोग जाते हैं, मैं भी रियल एस्टेट पे भी बात करूंगा, संजय गुप्ता जी भी हैं, उनसे भी इस बारे में बात करूंगा मैं। तो अगर सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो, एफडीज में जाना हो, म्यूचुअल फंड्स में जाना हो, तो उसके लिए क्या आदमी करे, किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से समझें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ एसआईपीज कौन सी हैं, म्यूचुअल फंड कौन से हैं सर? हाँ। मेरी जरूरत क्या है, मुझे कब पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए मेरे हाथ में रहना चाहिए और उसके ऊपर मैं कुछ रिटर्न भी लूं, तो सबसे बढ़िया फिक्स डिपॉजिट है, बैंक का के डाल के आप कभी भी उसको ले सकते हैं। अगर लगता है कि भाई बैंक का रिटर्न कम है तो मैं गोल्ड में जा सकता हूँ, सिल्वर में जा सकता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट जो रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लॉन्ग टर्म है, आप उसको उस तरह से नहीं करते। म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, शेयर मार्केट में जा सकते हैं। तो आपकी जरूरत क्या है उसके हिसाब से आप कितनी देर की प्लानिंग करना चाहिए, आपके पास सरप्लस कितना फंड है। मतलब आप लोन लेके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो ठीक नहीं है। भाई पता लगे कि आपने लोन कर ले लिया, लोन को भी आप री भी कर रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट किया वो भी उसका, और ऐसे सेक्टर में कि जहां पर लगता है कि फ्यूचर है, मतलब आने वाले टाइम में उसका कुछ फ्यूचर है। अगर हम फ्यूचर के बिना देखकर हाँ भाई ठीक है मार्केट में सब लोग इधर भाग रहे हैं, शेयर मार्केट की तरफ भाग रहे हैं, हम भी भाग ले, तो वो उचित नहीं है। उचित यही है कि मेरे पास कितना सरप्लस फंड है, कितने समय के लिए है, मुझे सिक्योर्ड चाहिए, अनसिक्योर्ड चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो वो मेरे उस पर डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से ऑप्शन उसके पास जो है ढेर सारी हैं, शेयर मार्केट से लेकर गोल्ड से, एफडी से, रियल एस्टेट में किसी में भी वो जो है वो लगा सकता है। ठीक है, संजय गुप्ता जी के पास जा रहा हूँ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, आदर्श व्यापार मंडल के। संजय जी, मुझे एक बात समझनी थी क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी जो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है, जो पुराने या हमारे माता पिता हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो हमें हमेशा ये कहते हैं कि भाई सॉलिड गोल्ड में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में रिटर्न अच्छा है, एसआईपीज और एफडीज करने से अच्छा है कि आप हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीद कर रखिए, गोल्ड की वैल्यूएशन हमेशा बढ़ती रहती है, गोल्ड सबसे प्रेशियस मेटल भी है। लेकिन अब जो तरीके बदल गए, अब जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो प्रॉफिट मेकर्स हैं, वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो बतौर एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन, आपको क्या लगता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है इस वक्त? संजय जी। देखिए, सबसे सुरक्षित जो निवेश है वो तो पूरे परंपरागत तरीके से सोने को ही माना जाता है जी। सोने के बाद जमीनों में पैसा लगाना सुरक्षित माना जाता है कि पैसा जमीनों में भी बढ़ता है, बहुत स्पीड में बढ़ता है, रियल एस्टेट के सेक्टर में बढ़ता है। लेकिन आज का जो समय है वो परिवर्तनशील समय है, उसमें परिवर्तन हो गया है। लोग शेयर मार्केट और एसआईपी में भी लगा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे गोल्ड सबसे सुरक्षित और इस समय सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा गोल्ड इस स्पीड में बढ़ा है और अभी भी आज की भी कीमत आप देखें तो 1,30,000 के आसपास गोल्ड पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से गोल्ड में पैसा लगाना सुरक्षित है और गोल्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप रात में भी अगर आपको आवश्यकता पड़े तो उसको आप कहीं भी कैश करा सकते हैं। तो ये चीजें दूसरी जगहों पर नहीं है। एसआईपी वगैरह भी अब बहुत बेनिफिशियल हो गया है, लेकिन उन सबसे ज्यादा सुरक्षित गोल्ड ही माना जाता है। और साथ ही साथ जमीनों में भी पैसा काफी स्पीड में बढ़ता है और फ्लैट में जो फ्लैट को रियल एस्टेट सेक्टर का बन रहा है तो मकानों का जो प्राइमरी स्टेट जो बनने वाले मकान होते हैं, यदि आप उसमें पैसा लगाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी बढ़ता है। बाकी शेयर मार्केट एक जोखिम वाला इन्वेस्टमेंट है, जिसको उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास पैसे को लगाने के बाद उनके अंदर इतनी क्षमता हो कि उस पैसे को भूल जाएं और जल्दी उनको पैसा जल्दी निकालने की आवश्यकता ना हो, तो उन लोगों को शेयर में लगाना चाहिए। शेयर में पैसा तभी लगाएं जब आपको बहुत ज्यादा जल्दी ना हो। राइट सर, ठीक है। मैं जा रहा हूं अपने मार्केट एक्सपर्ट के पास। विजय जी, मुझे एक बात बताइए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ जो है चाहे सिल्वर हो, चाहे हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है, हम ऑनलाइन ट्रेड कर रहे हैं तो हम मेटल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके लिए से सॉलिड गोल्ड इज मोर प्रॉफिटर, या आपको लगता है कि ईटीएफ वगैरह में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन्वेस्टर्स के लिए? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए, ईटीएफ जो है वो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं गोल्ड का या सिल्वर का पेपर फॉर्म है, राइट। और जब आप पेपर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आपको ये कन्वीनियंस की बात है। देखिए, आज अगर आप बाजार में जाते हैं तो आपने अगर मान लीजिए 1 तोला सोना ले भी लिया, अब आप उसको रखने का भी टेंशन है, घर में रखेंगे, बैंक में रखेंगे, सेफ्टी एक इश्यू बन जाता है, प्योरिटी एक इश्यू बन जाता है। अगर आपको मेटल, अगर मैं गोल्ड या सिल्वर कहूं, यूज नहीं करना है,
अगर उसका इस्तेमाल नहीं है तो गोल्ड और सिल्वर पे डिपेंडेंट जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे ईटीएफ है, आप वो ले सकते हैं। उसका फायदा ये है कि बाजार में आपको 100 रुपए का गोल्ड कोई नहीं देगा जी, लेकिन 100 रुपए का आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, राइट सर, 500 रुपए का ईटीएफ खरीद सकते हैं, 1000 रुपए का ईटीएफ खरीद सकते हैं, पहली Right, बात। दूसरा, जो वैल्यूएशन गोल्ड में मिलेगी वो आपको ईटीएफ में भी मिलेगी। राइट सर, इसके अलावा आपको रखने का कोई टेंशन नहीं, आपको कहीं कोई इशू नहीं है कि साहब मैं इसको तिजोरी में रखूं चोरी ना हो जाए। जब तक आपका अकाउंट में है, डीमेटेड फॉर्म में है, आपको कोई रिस्क नहीं है। आप जब चाहें उसको बेच सकते हैं। आप घर में बैठ के रात को 2 बजे भी अगर एक्सचेंज में सेल करेंगे तो अगले दिन जब एक्सचेंज खुलेगा तो आप उसको बेच देंगे, आपका पैसा मिल जाए। जी, कहने का मतलब क्या है कि आपकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी, कन्वीनियंस, एश्योरेंस, ये सब कुछ है। उसके अलावा ETF आर वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर्स लाइक सेबी प्लस स्टॉक एक्सचेंजेस। कहने का मतलब ये है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि हमें इस बात को समझना होगा कि ये हर चीज को कॉपी ना करें। जैसे अभी आपने कहा कि मेरे को शेयर कौन सा खरीदे, अगर आपको समझ नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए। हर चीज का ऑप्शन आज बाजार में है, क्योंकि जैसे जैसे बाजार में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं उतना आपको नॉलेज होना जरूरी है। इग्नोरेंस करके आप कहेंगे जी सब खरीद रहे थे मैंने खरीदा, गलती आप करेंगे तो पैसा आप ही का डूबेगा। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने कहा और इसने कहा। राइट सर, अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए, ईटीएफ में पैसा डाल दीजिए। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड का अल्टरनेट है और बेटर अल्टरनेट है। म्यूचुअल फंड में आपके सर्विस चार्जेस ज्यादा कटते हैं, ईटीएफ में कम कटते हैं। तो ईटीएफ इज मोर सिक्योर, मोर सेफर, रिटर्न ऑलमोस्ट बराबर मिल जाता है, खर्चे नहीं होते हैं, एवरीथिंग इज सेफ। और आप जिसके नाम पे चाहो खरीद सकते हो। राइट सर, आपने अगर 4 अकाउंट घर में खरीदे हैं, आपने अगर पास 5000 रुपए हैं, आप हर 4 मेंबर के नाम पे थोड़ा थोड़ा 1-1 हजार, 1.25 हजार, 1100 रुपए का ईटीएफ में गोल्ड खरीद के डाल सकते हैं। तो ये कन्वीनियंस है, इसको समझना और इसका फायदा है, सिक्योर है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरनेट पे जाइए, समझ लीजिए कि ईटीएफ किसको बोलते हैं, म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है, कौन सा क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, ये जानकारी बहुत सारी अवेलेबल है। एक बात समझ आ गई फिर आप डिसीजन ले लीजिए। सर जैसे कि हमने गोल्ड पे डिस्कशन कर लिया, हम शेयर मार्केट पे डिस्कशन कर लिया है, अब बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज पर एक डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि क्रिप्टो करेंसीज में, अब पहले बिटकॉइन थी, अब बहुत सारे क्रिप्टोज मार्केट में हैं। तो अब लोग क्रिप्टोज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डर अभी भी है क्योंकि लोगों को समझ नहीं है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, वहाँ पर उसको मॉनिटर कैसे करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक इन्वेस्टर को परेशान करती हैं। तो अश्वनी सर मेरे साथ हैं। अश्वनी सर, मुझे एक बात समझाइए, क्रिप्टोज को लेकर एक तो डर भी है और लोगों को लगता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट बहुत फायदेमंद भी रहने वाला है। अश्वनी सर। नहीं, फायदेमंद है, लेकिन वो हमारे यहाँ पर जो है उसको बहुत ज्यादा सरकार इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। मतलब आप उसको क्योंकि उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा, और वो कहीं से कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। तो हमें, मुझे लगता है कि भाई ये लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ये देखकर कि उसके अंदर रिटर्न ज्यादा है हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, मैं उसको जो है ना रिकमेंड नहीं करता कि क्रिप्टो में जाना चाहिए। और कारण क्या है, क्रिप्टो में जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके कंट्री में नहीं है, कहीं और है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि यानी आपकी जो पैसा है वो आपके देश में नहीं कहीं और इस्तेमाल हो रहा है। तो वो चीज की भी हमें जो है समझ रखनी चाहिए कि भाई वो पैसा जो है, हालांकि वो सब मॉनिटर हो रहा है, सरकार कहती है कमाओ और उस पर जो कमाई करते हो तो टैक्स भी दो, लेकिन वो उस तरह से सरकार उसको जो है अप्रूव नहीं करती। और मैं भी उसको रिकमेंड नहीं करता कि क्रिप्टो में कमाई सिर्फ हमें नहीं देखनी कि भाई उसमें बहुत रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका जो फ्यूचर है उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इससे पहले कि जाऊं संजय सर के पास, विजय सर मुझे बताइए, क्रिप्टोज को लेके बड़ा डर है लोगों में।
मॉनिटरिंग वगैरह जो सवाल मैं पूछ रहा था सर से कि मॉनिटरिंग का इशू है, लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे मॉनिटर करें, रिस्क कैलकुलेशन एपेटाइट समझ में नहीं आता है, प्रॉफिट एपेटाइट समझ में नहीं आता है, लेकिन लोग इस तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। हालांकि ये ऑप्शन तो ज़रूर है कि आप एक छोटे फॉर्म ऑफ बिटकॉइन में या छोटे फॉर्म ऑफ क्रिप्टो में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। विजय सर। देखिए, ये एक नशा है, ये एक जहर है, इससे दूर रहें। बहुत आसानी से आप बर्बाद हो सकते हैं। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई आपका साथ धोखाधड़ी करेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। भारत सरकार में, पुलिस में, आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये जो लालच है कि हम क्रिप्टो में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी जो नया फोरकास्ट आ रहा है, क्रिप्टो आने वाले दिनों में 50% गिरेगा, क्योंकि ये एक फेक करेंसी है। इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये आप कह सकते हो कि ये क्रिमिनल्स के लिए एक अड्डा बन गया है, जिसके पास अनअकाउंटेबल मनी है, जो आरबीआई की नजरों से दूर रहना चाहते हैं, टैक्स अथॉरिटी से दूर रहना चाहते हैं। ये सब अपना क्रिप्टो में कन्वर्ट करके पैसा, लाइक ए, आप कह सकते हैं कि क्लाउड पे एक पैसा है, और एक बार अगर आपके हाथ से निकल गया, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वापस मिलेगा। ना इसका कोई डिस्प्यूट रिड्रेसल है, ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसकी चर्चा भी मत करिए, इस नशे से दूर रहिए, ये आपको बर्बाद कर देगा। सीधी सी बात है। कहने को बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि डबल हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, लेकिन जैसे होता है ना नशा, कि मजा बहुत आता है, लेकिन जब वो आपके शरीर की बर्बादी करता है, जब वो आपके पैसे की बर्बादी करता है, तो आपको बचने की भी जगह नहीं मिलती। तो मेरा निवेदन यही है कि आप इस नशे से दूर रहें, और जो आपको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, बस वहां तक सीमित रहें। आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे तो हाथ जला लेंगे। ठीक है, बेहतर है सर। और आई एम वेरी श्योर कि हमारे जो दर्शक है वो सुन रहे हैं कि क्रिप्टो से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलेटेड स्फेयर नहीं है जहां पर मॉनिटरिंग हो सके, और सरकार भी आपकी मदद नहीं करेगी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है। अब संजय गुप्ता जी, रियल स्टेट की बात कर लेते हैं। रियल स्टेट, जैसे आपने कहा कि गोल्ड के बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न इन्वेस्टमेंट में इस वक्त रियल स्टेट में है। दुनिया के हर हिस्से में, भारत के हर हिस्से में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़मीनें खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं, उनकी कीमतें 2 गुनी, 4 गुनी, 6 गुनी हो रही है। तो आपके लिहाज से रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है? वन शुड इन्वेस्ट इन व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज टू गेन लॉट ऑफ प्रॉफिट सर? कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉफिट मिले, संजय सर? स्टेज पे जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, चाहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन वो कंपनियां गवर्नमेंट के नियम कानूनों को मानने वाली हो, गवर्नमेंट के नियम कानूनों के अंतर्गत बिल्डिंग बनाने वाली। हाँ, रेरा के रूल्स, रेरा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। हाँ, राइट रेरा सर। के रूल्स फॉलो करते हो। तो ऐसी कंपनियों में प्राइमरी स्टेज पर जब उनका प्रोजेक्ट शुरू होने वाला हो, तो यदि उस समय आप पैसा लगा देंगे तो निश्चित रूप से 5 साल में वो पैसा आपका तिगुने के आसपास हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से जमीनों का भी मामला है। जमीनों में जो मैं सबके साथ ये जोड़ता हुआ चलूं कि जो भी नियम कानून के अंतर्गत हो, क्योंकि तमाम प्राइवेट कोलैटराइजेशन ऐसे होते हैं जो जिनके पास जमीनें नहीं होती वो बेच देते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा लेते हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो जिनके पास कैपिटल नहीं होती वो काम शुरू कर देते हैं, सर पब्लिक का पैसा फंसा लेते हैं। जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने पे निश्चित रूप से प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा लाभ है। गोल्ड में कम लाभ है उसकी अपेक्षा, लेकिन गोल्ड में पैसा सुरक्षित है, सेफ है, और आप किसी भी समय उसको कैश करा सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अब तमाम प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में मॉडल रखे हुए हैं। तो ऐसी कंपनियां जो स्टार्टअप के साथ में काम कर रही हैं, तो उनको भी थोड़ा देख समझ के लगाना है। कुछ बच्चों के पास योजनाएं होती हैं, उनके साथ अगर उनके प्रोजेक्ट को आप समझ करके अगर उनमें भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी वो पैसा आपका बढ़ सकता है और उन बच्चों को भी आगे अच्छा मौका मिल सकता है। अश्विनी सर के पास जा रहा हूं मैं। अश्विनी सर, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट दिखता तो बहुत अच्छा है, बहुत अट्रैक्टिव है कि भाई आपकी फ्लैट, आपने 50 लाख में फ्लैट खरीदा, 5 साल में वो 60 लाख 70 लाख का हो जाता है। आपने 50 लाख की एक ज़मीन खरीदी है, 5 साल में उसका दाम ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन ये बहुत हाई एंड इन्वेस्टमेंट है सर। छोटे इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मैं विजय सर के पास भी जाऊंगा, कि पेपर पे मतलब वो वर्चुअल स्पेस आपको बेच रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं अश्विनी सर जो वर्चुअल स्पेस आपको बेचती हैं। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट किस तरह का है अगर वर्चुअल स्पेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वर्चुअल स्पेस खरीदते हैं? तो वर्चुअल स्पेस में आपके हाथ में क्या है?
मतलब अगर कुछ कहीं मॉल में भी आप कुछ खरीद रहे हैं मान लो, और उसका जो उनकी उसका कंट्रोल जो है वो बिल्डर के पास ही है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। वर्चुअल में भी वैसे ही कि आपके पास पेपर पर ही है, और पेपर का मुझे नहीं लगता कि वो पेपर जो है रजिस्टर्ड होगा नहीं होगा। तो उसका जो है जो सिक्योरिटी है आपकी जो इन्वेस्टमेंट की, वो सिक्योरिटी कहाँ है? कारण क्या है कि जब किसी भी सेक्टर में बूम आता है तो इस तरह से फ्रॉड करने वाले भी अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। हमने देखा है नोएडा में क्या हुआ है कि बिल्डर ने किस प्रकार से चूना लगाया है, बैंकों को भी लगाया है, इन्वेस्टर को भी लगाया है, और जो क्रेडिटर्स है उनको भी लगाया है। यानी सब तरह से उन्होंने बैंक से भी वो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोन ले लिया, लोगों का भी पैसा ले लिया, और आखिर में अभी ठीक है रेरा आ गया है, लेकिन रेरा के बाद भी अगर कोई अच्छा बिल्डर और अच्छा वो नहीं है तो आपका पैसा वो होगा नहीं होगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्या भरोसा है? और जब तक वो कंप्लीट होगा तो आपकी जो पैसा है वो कहाँ पहुंचना चाहिए, लेकिन आपको आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो मेरे को लगता है कि भाई लोगों को जो भी चीज है, जो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो, आपके हाथ में हो, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी हो, तो ही जो है ठीक है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं है, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो उसके अंदर जो है सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है अश्वनी सर, अब आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही है, देयर इज सम ग्लिच। अभी ये जो हमारी खास पेशकश अभी भी हम लगातार कर रहे हैं कि दिवाली के मौके पर मोहर ट्रेडिंग क्या होती है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसा कैसे कमाया जाए, किन किन सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, ये हमारा खास प्रोग्राम लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिवाली पर हमारी खास पेशकश, कहाँ निवेश करें, कैसे निवेश करें, कैसे मुनाफा कमाएं। एक एक्सपर्ट्स का पैनल मेरे साथ है जो आपको तमाम बातें और बारीकियां समझा रहा है। डीके शर्मा जी मेरे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, और विजय सरदाना जी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अश्वनी राणा साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। विजय सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही। ठीक है विजय सर, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये कहा जाता है। तो आपके लिहाज से बतौर एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट में एक्सपर्ट होने के नाते रियल एस्टेट में निवेश कैसे करें, कौन कौन से पिक एंड चूज़ कर लें, कौन से शहरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो कीमतें हैं बहुत हाई हैं मेट्रोज़ में और आसपास के इलाकों में। सो आपके लिहाज से इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए रियल एस्टेट में अगर कोई करना चाहे तो? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर किस लिए रहे हैं। रहने के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं जी, और आप किस लेवल पे करना चाहते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल में करना चाहते हैं, आप शेयरिंग बेसिस पे जो आज ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उसमें करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा सेक्टर है जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और रही बात पैसे की, आपने पैसा लगा भी दिया, जब आप उसका लिक्विडेशन करेंगे, पहली बात तो अगर आपको मान लीजिए 50 लाख से नीचे आज कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं, तो अगर कोई 50 लाख रुपए लगाता है और कल आपको 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, तो आप खिड़की दरवाजा बेच के तो 10 लाख रुपए निकालेंगे नहीं, आपको तो पूरी प्रॉपर्टी ही बेचनी होगी जी। तो सीधी सी बात है कि आपको पहले अपनी नीड को समझना होगा। ब्लाइंड खेलने से कोई फायदा नहीं है। लोग एक्साइटमेंट में, दोस्तों के कहने पे, मार्केटिंग कैंपेन्स के चक्कर में, लालच के चक्कर में कहते हैं अरे बहुत पैसा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ता है। आपकी जरूरत क्या है? आपके पास 50 लाख रुपए हैं, कल को आपको इमरजेंसी में 5 लाख रुपए चाहिए, मेडिकल के लिए, बच्चे की फीस के लिए, कहीं ट्रेवल के लिए, किसी और सोशल एंगेजमेंट के लिए 5 लाख रुपए आप कहां से लाएंगे? फिर आप लोन लेके आएंगे। तो ये आपको सब कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, बगैर प्लानिंग के अगर आप कुछ भी करेंगे, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब कहां इन्वेस्ट करें। अब बहुत बड़ा इश्यू आता है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कि क्या हम डेवलपर के यहां करें। अब डेवलपर में आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इश्यू है। आपको प्रॉपर्टी दिखाई कोई जाती है, दी कोई और जाती है। आपने मांगी थी ग्राउंड फ्लोर, आपको दे दी 12वें फ्लोर पे। अब आप कहोगे यार मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं तो कुछ और पर्पज के लिए चाह रहा था। आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में कहा आपको मेरे को चाहिए साउथ फेसिंग, उसने दे दिया नॉर्थ फेसिंग, आपके लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी लिमिटेड है। हर आदमी को साउथ फेसिंग चाहिए तो नॉर्थ वाला कौन खरीदेगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि चलो
सी और बी टाउन के अंदर बहुत रेट बढ़ रहे हैं। जी। आप रहते हैं दिल्ली में, गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है, इंदौर में, कहीं पे झारखंड में, अब आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे? फिर आपके आज की तारीख में बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। आप नोएडा में रहते हैं, यहाँ इतने सारे रेगुलेटर्स ऑपरेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उसके बाद भी आप रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन की हाल देख लीजिए। आपसे पैसा लेगा बहुत बढ़िया ए ग्रेड प्रॉपर्टी दिखा के, आपको दिया जाएगा कूड़ा कचरा, सीमेंट की जगह मिट्टी भरी जाएगी, बिल्डिंग 4-5 साल में क्रैक होने लगती है, फिर आप उसका क्या करेंगे? तो ये बड़े सवाल खड़े करता है रियल एस्टेट अपने आप में। और अगर आप अच्छे बिल्डर के पास जाते हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा बिल्डर अच्छा मटेरियल लगाएगा। आपको दिखाएंगे ब्रांडेड फिटिंग्स, जब आप लेने जाओगे तो आपको लोकल फिटिंग्स दे दी जाएंगी। अब आप लड़ेंगे, पैसा आप दे चुके जी, आपको दिखाया कि हम ये सब फीचर देंगे, ये सब देंगे, आप गए आपकी दीवार टेढ़ी है, आप गए आपकी खिड़कियां टेढ़ी हैं, बंद नहीं हो रही हैं, फिर आप उसके ऊपर लाके 10 लाख रुपए लाके मेंटेनेंस करवाइए। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट इज वेरी लो, क्योंकि Right. प्रोफेशन में अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा है। तो मेरा तो कहना ये होगा कि अनलेस अदरवाइज की आपकी मजबूरी है, आपको रहना है, तब आप जरूर रियल एस्टेट में जाइए। हाँ, अदरवाइज आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, तो बहुत सोच समझ के काम करिए, सिर्फ लालच में आके अपने आप को फंसाइए मत। ठीक है। अब विजय सर, एक चीज़ और भी है, जैसे कि हम सेफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारे हम लोग रोज़ एड्स चलते रहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है, SIPs के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। अगर बतौर एक्सपर्ट आपसे मैं आपका पिक अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपके हिसाब से 2-4-5 बड़े अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताइए जहां पे आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है आपके लिहाज से। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग होती है और वहां बहुत डिटेल में आपको मिलता है। आप किसी भी अच्छी वेबसाइट पे चले जाइए, चाहे आप बैंकों की वेबसाइट पे चले जाइए, ब्रोकरेज की वेबसाइट पे चले जाइए, एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल फंड जो रिसर्च करते हैं वहां चले जाइए। लेकिन मेरा निवेदन है कि एक वेबसाइट के भरोसे डिसीजन मत लीजिए, वहां पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है, वहां पे भी प्लांटिंग हो सकती है, फिक्टिशियस डेटा मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आप 2-3 वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि किसने सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड बताए हुए हैं, टॉप 3। अगर वो सब जगह कॉमन है, कोई भी एक ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि एक जगह पे तो X AMC बताया हुआ है, दूसरी जगह पे Y है, तीसरी जगह पे Z है, तो बेहतर यह है कि 2 और स्टडी करिए, ताकि आपको जो मैक्सिमम जहां से वोटिंग मिलती है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, वहां करिए। लोग क्या करते हैं कि काम चोरी के चक्कर में, सॉरी टू यूज द वर्ड, अरे यार इतना कौन पढ़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, राइट सर, अरे यार ये सब कौन पढ़ेगा, आप बता दो, शॉर्टकट बता दो। शॉर्टकट से जिंदगी नहीं चलती है। पैसा है आपका, जिंदगी है आपकी। आप बिना मेहनत के, बिना दिमाग लगाए कमाना चाहते हैं, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई ना कोई आपको ढंग से मूर्ख बना के निकल जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी मूर्ख बनना चाहते हैं, उतना कम पढ़िए, ये आपके ऊपर। ठीक है, अश्विनी सर के पास जाना। अश्विनी सर, बहुत सारी सरकारी स्कीम्स भी हैं जिसमें लोग पैसा लगाते हैं, और बहुत सारी स्कीम ऐसी भी है सरकार इसमें रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई सेफ इन्वेस्टमेंट है, सरकार के स्कीम्स में हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा पैसा कम सेफ रहेगा, कम से कम रिटर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन वी आर इन्वेस्टिंग एट अ सेफर प्लेस। आपके लिहाज से वो कितना इंपॉर्टेंट है? सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या और जो टूल्स प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे टूल्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है आपके लिहाज से? सरकारी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे पोस्ट ऑफिस की है, चाहे बैंक्स की है, और जो सरकारी स्कीम्स है, अब जैसे मंथली इनकम सीनियर सिटीजन के लिए, उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट है, वो उसका इंटरेस्ट भी सरकार ही तय करती है। लेकिन आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी जा सकते हैं, PPF है, NSE है, किसान का, तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर्ड है, और सिक्योरिटी के साथ साथ गवर्नमेंट का इनको सपोर्ट, मतलब गवर्नमेंट इनके बैकअप पे है, आपके पीछे है, और बाकी FD से भी ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है। पोस्ट ऑफिस की भी मंथली इनकम स्कीम है। तो ये जितनी स्कीम्स हैं वो एक सिक्योर्ड भी है, अच्छा रिटर्न भी देती हैं, और सुकून से आप सो सकते हैं। मतलब आपको ये नहीं कि मैंने कर दिया, हो मेरा क्या होगा, कल ये जो है स्कीम बंद हो जाएगी,
इतनी स्कीम चलती है ना, चिट फंड है, दुनिया भर के लोग पैसा, प्राइवेट कंपनीज हैं, एनबीएफसी छोटी छोटी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, लोगों को लगता नहीं है 2% ज्यादा मिल जाएगा। अरे 2% आपको लालच में आकर, 2% के लालच में आप अपना प्रिंसिपल भी गवा बैठेंगे। तो इसलिए जहां पर भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा 1% इंटरेस्ट कम आप उसमें कमा लें, लेकिन कम से कम सुकून से सो सकते हैं और जरूरत के समय आपको पैसा मिल सकता है। ये नहीं कि कंपनी आज है कल भाग जाएगी। तो इसलिए बेटर है अपना जो भी थोड़ा है ज्यादा है वो अच्छी ऐसी स्कीम में डालें जहां पर कि भरोसा हो, सरकार का भरोसा हो, बैंक का भरोसा हो। प्राइवेट में, लालच में, जहां हम छोटे लालच में पड़ेंगे तब भी मरेंगे, बड़े लालच में पड़ेंगे तब भी हमारा नुकसान ही होने वाला। लेकिन अश्विनी सर, आजकल जो म्यूचुअल फंड है, बेसिक म्यूचुअल फंड्स है और बड़ी कंपनियां, सरकारी बैंक्स भी वो म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं, वहाँ पर मिनिमम 15% 18% का रिटर्न है, कुछ में 20% भी रिटर्न है। साल 2 साल 3 साल में आप देखिए तो 20-20 22% के रिटर्न आ रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं में इसीलिए लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि भाई 100 रुपये पे हमको साल भर में अगर 120 रुपये मिल रहा है तो 105 रुपये क्यों ही लिया जाए। बैंक एफडी हमें 7% 8% दे रही है, मैक्सिमम 8.5% का हमें मिल रहा है। तो लोग इस तरफ बहुत लालायित भी होते हैं और लालच भी आता है कि भाई मेरा ही पैसा है, यहाँ पे लगाएंगे तो 105 रुपये मिलेगा 100 रुपये पे साल भर में, और यहाँ लगा दिया तो हमको 125 रुपये मिलेंगे। एक ये फैक्टर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग पैसा बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं आजकल। बिल्कुल है, जैसे सरदारानंद जी भी कह रहे थे कि वो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाएं, हाँ। उसकी स्टडी करके लगाएं। हाँ। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर स्कीम के अंदर आपको जो रिटर्न होगी वो फिक्स होगी, इतना % आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो वो म्यूचुअल फंड कमाई करेगा वो शेयर मार्केट से लिंक है, तो जितनी कमाई होगी वही आपको वो देने वाला। तो दोनों में अंतर है, यहाँ फिक्स इनकम है और वहां पर आपकी इनकम जो है वो डिसाइड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी कमाई म्यूचुअल फंड करता है। ठीक है, अब मैं संजय गुप्ता जी के पास जाऊँ। संजय जी, आजकल एक ट्रेंड है, सरदाना सर के पास भी जाऊँगा इस बारे में, कि हम इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, चाहे एनएसई हो चाहे बीएसई हो, इसके अलावा भी हम अब इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ पार्शियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपये का है तो उसमें हम 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करके उसमें अपना एक पोजीशन बना सकते हैं। इससे कैसे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, आपको कैसा लगता है? सेफ लगता है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर मैं मार्केट एक्सपर्ट के पास जाऊँगा इस बारे में बात करने के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए, कंपेयर करना चाहिए, और अपनी जी लगातार जो कहें हमें लालच में नहीं फंसना चाहिए। तो इन चीजों को देख करके सामान्य इन्वेस्टर को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि सबसे पहले उसका पैसा सुरक्षित रहे, भले उसको लाभ कम मिले। जो अभी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्रॉपर्टी में भी यही बात आती है। कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं, गलत कमिटमेंट करते हैं, और ये विश्वास का संकट प्रॉपर्टी सेक्टर में काफी हद तक का आ गया है। हाँ। छोटे इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए सरकारी योजनाओं में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा सेफ साइड है, क्योंकि सरकारी योजनाओं में पैसा आपका 100% सेफ रहता है, और जब भी आप चाहते हैं तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। लेकिन दूसरे इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी चीजें रहती हैं। म्यूचुअल फंड जैसा कि शेयर से लिंक रहते हैं, तो शेयर मार्केट जैसे अप डाउन होगी उसी के हिसाब से वो आपका म्यूचुअल फंड का उसी हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें अपनी आवश्यकता देखनी होगी कि हमें किस समय पैसा चाहिए। जो भी लगातार इस बातचीत में बात आई है कि हमें कब पैसा चाहिए, इसकी हमें चिंता पहले से करनी होगी। यदि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें शॉर्ट टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी चाहिए। इन सारी चीजों को समझ क्योंकि आज सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट की भी अनेक योजनाएं हैं, पेंशन की अनेक योजनाएं गवर्नमेंट ने भी अपनी शुरू की हुई है, प्राइवेट कंपनियों की भी हुई है, LIC और दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनियां, इन्होंने भी तमाम इन्वेस्टमेंट के चैप्टर खोले हुए हैं। इनके शेयर मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, SIP भी है, और सोना भी है, और चांदी भी। देखिए चांदी बहुत ज्यादा महंगी हो गई, तो तमाम सेक्टर ऐसे जिसमें पैसा लगा करके, लेकिन यदि आप जल्दी ज्यादा पैसा कमाना चाहें निश्चित रूप से आपको रिस्क आएगा। ठीक है, विजय सर के पास में जाऊँ। विजय सर, आजकल हम अमेरिकन, यूरोपियन और एशियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नैस्डैक, डाउ जोन्स और निकी और FTSE में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहाँ पर वन शुड इन्वेस्ट, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहाँ के लिए आप क्या टिप्स देंगे दर्शकों को? देखिए, मेरा ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड और ETF हैं जो उन मार्केट्स के साथ लिंक्ड है। हाँ, आप उसी रूट को लीजिए। हाँ,
आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको वहां जब अपना बाजार आप नहीं समझ पा रहे तो विदेशी बाजार आप कैसे समझेंगे। और ये जैसा मैंने कहा कि हर बाजार, हर बिजनेस एक इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज है अपने आप में। स्टडी है सर, मैं यहां बैठ के जैसे रोज सुबह स्टॉक मार्केट वाले बोलते हैं टायर में पैसा लगा दो, टेक्सटाइल में लगा दो, स्टील में लगा दो, मैं कभी कभी ये पूछता हूं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने कभी ये फैक्ट्री या बिजनेस समझा भी है या सिर्फ चार्ट देख के ऊपर नीचे खेले जा रहे हैं? कैंडल देख के, चार्ट देख के वो बता देते हैं। हाँ। वो सिर्फ सट्टा बाजार, उसमें सिर्फ ब्रोकर का फायदा होता है, इन्वेस्टर का फायदा नहीं होता, क्योंकि जब भी आप खरीदते या बेचते हैं ब्रोकर की ब्रोकरेज बन जाती है। आपको फायदा हो या ना हो, ब्रोकर की कमाई निश्चित है। इसीलिए सारे ब्रोकिंग हाउस आपको सट्टा करवाने की हिदायत देते हैं कि आज आप खरीद लो, कल निकल जाओ। मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान कल भी वही था, आज भी वही है, रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि आपने कल बोला ये कंपनी का शेयर खरीद लो, आज निकल जाओ क्योंकि ट्रंप ने कुछ बोल दिया है? ये सिर्फ सट्टा कराने के तरीके हैं, इस ट्रैप में मत फंसे। ये ब्रोकर जो आपको गाइड कर रहा है ना, उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो आपके पैसे से खुद कमाई करना चाह रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। इस देश में या इस दुनिया में कोई भी आपको फ्री टिप नहीं देगा, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है इस दुनिया में। राइट सर। जो आपको टिप दे रहे हैं उन सबका बिजनेस इंटरेस्ट आपसे जुड़ा हुआ है। तो एक बात तो इसको समझ के रखिए। दूसरी बात, जब आप विदेश में करना चाहते हैं तो आप, वही मेरा कहना है कि वो म्यूचुअल फंड और ईटीएफ पे ध्यान दीजिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, सब इंटरनेट पे मिलता है। देखिए कि किसने अच्छा काम किया है पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, उसके म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में पैसा लगाइए। डायरेक्ट आप पैसा ना लगाइए। आप हिंदुस्तान का बाजार तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप विदेश क्यों समझना चाहते हो? आपको अपना मोहल्ला, अपना घर समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो मैं विदेश में जाके इन्वेस्ट करूंगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। ये सिर्फ लालच के माध्यम से ड्राइव किया हुआ कॉन्सेप्ट है और इस समय दुनिया में बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, इसलिए जोखिम ना उठाएं, समझदारी से काम करें। नहीं समझ आता मत इन्वेस्ट करो। कूदने से पहले देख लो कि कुएं की गहराई कितनी है, नहीं तो मरना निश्चित है। इस बात को समझिए, जल्दबाजी ना करें। नहीं समझ में आ रहा, एफडी करा दो। जब समझ में आएगा एफडी से निकलवा के आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, या आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। जब आपको समझ में आए कि कौन सा शेयर खरीदना है, म्यूचुअल फंड बेच दीजिए, वहां से पैसा निकाल के शेयर में डाल दीजिए। तो सारे ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसको आप याद रखिए। विजय सर, जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है, मैं चाहता हूँ 2-4 म्यूचुअल फंड के आप नाम बताइए। मतलब देखिए वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम एक दो को फेवर कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी ब्रांड और एनी फंड। हर एक का अपना गेम प्लान है। इंटरनेट पे जाइए, सिंपल टाइप करिए कि भाई नेस्डैक लिंक्ड म्यूचुअल फंड या शंघाई लिंक्ड म्यूचुअल फंड या इंटरनेशनल मार्केट लिंक्ड म्यूचुअल फंड, आपको सब मिल जाएगा। आज की दुनिया में हर आदमी खुद एक्सपर्ट बन सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले। आपको बोरोड नॉलेज नहीं लेनी है। जो आपको बोरोड नॉलेज देगा ना, जो आपको कहेगा मैं टिप दे रहा हूं, समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा उसका फायदा है। ठीक है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। अश्वनी सर, मैं आपसे एक मशवरा आपसे भी चाहता हूं, क्योंकि आपने पिछले 30-40 सालों में इंडियन इकोनॉमी को बदलते देखा है। 92 के क्राइसिस से, 90s के क्राइसिस से लेकर और अब तक हम जहां पहुंचे हैं, आपके हिसाब से इंडियन का इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है, फॉर्मूला है, सोच क्या है? इंडियंस क्या सोच के इन्वेस्ट करता है सर? क्लोजिंग कॉमेंट सर आपका। ये कठिन क्वेश्चन है। भारतीय ज्यादा लालच में फंस जाते हैं। इसकी वजह से आप देखिएगा तमाम 60 कंपनियां जो हैं वो आगे बढ़ जाती है, तमाम लोगों को पैसा बढ़े, व्यापार में समस्याएं आती रहती हैं। तो हमें आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये अपील करेंगे कि हमें ज्यादा लालच में नहीं फंसना है, इन्वेस्टमेंट वही करना है जहां हमारा सबसे पहले। संजय जी, ये अश्वनी जी से मेरा सवाल था। संजय जी, ठीक है, थैंक यू सर। अश्वनी जी से सवाल था। ठीक है सर, आपने इसमें कंक्लूड किया। ठीक है अश्वनी सर। इंडियंस की जो सोच है वो यही है कि सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, अपनी सिक्योरिटी के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, उसके लिए ज्यादातर अभी तक का फोकस था। लेकिन अभी जो जनरेशन है वो उतना नहीं सोच रही, वो तो थोड़े में ज्यादा कमाना चाहते हैं और उसमें जो है वो भी गवा देते हैं। तो इसलिए जो पुराना पैटर्न था, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी के साथ, वही हमारे इंडियंस के लिए, तभी हम सुरक्षित हैं, बैंक भी सुरक्षित है, पूरी इकोनॉमी भी सुरक्षित है। अगर हम भी वहां पर खर्च करने वाली ट्रेडिशन में आ जाएंगे
तो हम भी कटोरा लेके इधर उधर घूमेंगे। जैसे यूएस में भी देखा जाए तो कितना डेट है यूएस के बहुत सारा ऊपर। ये लोग जो आम समझ को लगता है यूएस बहुत बड़ी चीज है, तो वो इसीलिए है कि भाई वो खर्च करने की उनकी जो तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों को। विजय सर, थैंक यू सो मच फॉर इनसाइटिंग द डिबेट। और अश्विनी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय गुप्ता जी मेरे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिवाली पर कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, कितना करें, क्यों ना करें, और अगर ट्रेडिंग मुहूर्त है तो आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, ये तमाम जानकारी अपनी खास पेशकश के जरिए हमने आपसे साझा की है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।